हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 3 आंकड़ों का संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। आप इसमें इसके पहले चैप्टर में आपने देखा कि किस तरह डाटा का संग्रह किया जाता है, विभिन्न तरह के स्रोतों से, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से आंकड़ा का संग्रह किया जाता है। जो आंकड़ा हम संग्रह करते हैं वो किस तरह के आंकड़े होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े या रॉ डाटा, यानी कि एक कबाड़ की तरह होते हैं। और ये अनुसंधानकर्ता द्वारा एकीकृत क्या होती है, सांख्यिकीय सूचना होती है। एक कबाड़ी वाले को आप देख सकते हैं जो लोहा, टीना, अखबार और कोई विभिन्न तरह की धातुओं को वो विभिन्न मूल्य लगाता है, यानी कि अखबार का मूल्य वो अलग लगाएगा, कबाड़ का मूल्य और भी जो कबाड़ है जैसे शीशे की बोतल है, कोई धातु के सामान है, तो उनको अलग अलग भागों में बांटता है। तो रॉ डाटा जो वो इकट्ठा करता है वो कबाड़ी वाला या फिर जो रिसर्चर, उसको क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न भागों में हम लोग उसको क्लासिफाइड करते हैं कि वो डाटा किस एरिया में रखा जाएगा, किस सेगमेंट में रखा जाएगा। तो वर्गीकरण क्या है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत संकलित आंकड़ों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर उन्हें वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो विभिन्न विशेषताएं जैसे कि अखबार वाले कागज की अलग विशेषता है या फिर शीशे की बोतल की अलग विशेषता है, या फिर कोई भी अलग धातु की अलग विशेषता है, उसे वो अलग अलग तरह से जमा करता है, उसका अलग अलग मूल्य देता है। और जब भी कोई मांगने के लिए आता है या जब उसकी डिमांड होती है उस कबाड़ की, तो उस पर्टिकुलर धातु को वो दे देता है। उसी तरह रिसर्चर को जब भी जो मेन डाटा है यूज करना होता है तो उसके लिए वो क्या करता है, वर्गीकृत कर लिया जाता है उसको। अब हम देखेंगे वर्गीकरण की क्या विशेषताएं हैं, वर्गीकृत करने से क्या क्या फायदे होते, क्या क्या विशेषताएं होती है वो हम देखेंगे। पहला, आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में बांटना। इसमें वर्गीकरण में क्या करते हैं हम लोग, विभिन्न वर्गों में, जैसे एज के अनुसार बांट लिए डाटा, ग्रामीण शहरी के अनुसार बांट लिए, तो ये क्या करते हैं, विभिन्न वर्गों में हम बांट लेते हैं। उसके बाद समरूप या होमोजीनस आंकड़ों का एक साथ वर्गीकरण, अगर हम फीमेल है तो फीमेल को एक साथ लिए, या फिर किसी साक्षरता, स्त्री साक्षरता, ये सबको एक साथ लिए, या ग्रामीण और शहरी ये सब डाटा को एक साथ लिए, तो ये समरूप एक तरह के डाटा है उसको एक जगह हम लोग इकट्ठा करते हैं। आंकड़ों को उनकी विशेषता के आधार पर वर्गीकृत करना। विभिन्न तरह की विशेषताएं होती हैं आंकड़ों की, ग्रामीण और शहरी इलाके के आंकड़े, खाद्यान्न संबंधी आंकड़े, हर तरह के जो आंकड़े हम लोग इकट्ठा करते हैं। रिसर्चर एक बार जब क्वेश्चन आयर लेके जाता है तो बहुत तरह के क्वेश्चन रहते हैं, तो जो डाटा जिस समय यूज होगा उस तरह के डाटा को क्या करते हैं, उसको विशेषता के आधार पे, यानी कि अगर जेंडर के अकॉर्डिंग डाटा लिया गया है या धर्म के अकॉर्डिंग डाटा लिया गया है, साक्षरता के अकॉर्डिंग डाटा लिया गया है, तो उसको क्या करते हैं, उनकी विशेषता के आधार पे उसको क्लासिफाइड करते हैं। उसके बाद आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि विभिन्नता में भी समरूपता स्पष्ट हो, यानी कि विभिन्न तरह के डाटा है लेकिन जो उसका मेन थीम क्या निकले, किस तरह से वो रिसर्चर उसको लेकर के जाए, ये आगे जब उदाहरण देंगे तो उसमें क्लियर होगा। तो हर एक बहुत सारे जो डाटा इकट्ठा करते हैं उसमें भी विभिन्नता होती है, उसके साथ उसमें एक रूपता किस तरह से प्रकट हो, ये भी डाटा का वर्गीकरण का एक आधार होता है। अब हम देखेंगे वर्गीकरण के उद्देश्य या कार्य क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव, किस उद्देश्य से इसका डाटा का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले बात है सरल और संक्षिप्त करना। बहुत सारे कबाड़ मटेरियल होते हैं, डाटा, रॉ डाटा जो होता है, बहुत तरह तरह के डाटा होते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए जनसंख्या के आंकड़े ले रहे हैं, तो जनसंख्या के आंकड़े को ईयर वाइज डिवाइड कर दिया, लिंग वाइज डिवाइड कर दिया, तो इसको जब टेबल में सजा लेते हैं तो इससे क्या होता है कि ये बहुत ही सरल और संक्षिप्त बन जाता है सर। उसके बाद फिर क्या है, तुलना योग्य बनाना। तुलना योग्य कंपैरिजन कर सकते हैं, मेल का साक्षरता दर कितना है, फीमेल का साक्षरता दर कितना है, अगर टेबल में एक तरफ मेल और फीमेल लिखें तो उसमें वो भी बता सकते हैं। उसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करना, यानी कि वो या तो समयबद्ध तरीके से व्यवस्थित करें या फिर आप क्या करें, समयबद्ध तरीके से स्थापित करें, या फिर भार, उत्पादन, जिस तरह से भी उसको व्यवस्थित करना है वो सही क्रम में उसको व्यवस्थित, आरोही अवरोही क्रम जो भी है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। उसके अलावा उसकी उपयोगिता को बढ़ाना, यानी कि विभिन्न तरह के जब हम डाटा लेते हैं तो ये कहाँ पे यूज होगा,
इसको टेबलाइज कर देने से क्या करते हैं, ये विभिन्न सोर्सेज में इसको यूज कर सकते हैं, तो यूज इसका बढ़ जाता है टेबुलेशन फॉर्म में होने से। उसके आकर्षक एवं प्रभावी बनाना, जब एक बार पाई डायग्राम या फिर टेबल के रूप में ये डाटा जब सज जाता है तो देखने में भी वो क्या होता है, आकर्षक होता है और इफेक्टिव होता है, आराम से लोगों को ये समझ में आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आंकड़ों की या इसके वर्गीकरण की क्या क्या विधियां हैं, है ना, क्या क्या मेथड्स है, तो उसको हम लोग देखेंगे। पहला है भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण नाम से स्पष्ट है, भूगोल के आधार पे, यानी कि हम लोग भौगोलिक क्षेत्र, राज्य है, जिला है, नगर है, इन सब के आधार पे वर्गीकृत करते हैं। जैसे उदाहरण में लेते हैं विभिन्न राज्यों के खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति। फसल उत्पादक करने वाले राज्य हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, यूपी है, तो इन सब में हम देखेंगे कि वर्ष 2020 में किस तरह से फसल के उत्पादन की, गेहूं के उत्पादन की क्या स्थिति है, चावल के उत्पादन की क्या स्थिति है। तो इस तरह हम लोग राज्यवार डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर किसी स्टेट के अंदर हो रहा है तो इस जिले में इतना उत्पादन हुआ और ये फलाना जिला सूखा पड़ा, तो ये सब भी डाटा का पता हम लोग क्या कर सकते हैं, भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, समयानुसार वर्गीकरण, यानी कि क्रोनोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे जनगणना में हम लोग डाटा लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए आज़ादी के बाद के सारे डाटा लिए कि किस तरह जनसंख्या बढ़ी, साक्षरता दर कितनी हुई, फीमेल और मेल का परसेंटेज कितना हुआ, है ना, लोगों की क्या स्थिति हुई, इकोनॉमिक स्थिति, हर चीज़ को हम लोग डाटा अगर लेते हैं 1951 से लेके मान लीजिए 2011 तक की जनगणना का हम लोग ले रहे हैं, तो ये समय के अनुसार ये वर्गीकरण हो गया। उसके बाद गुणात्मक वर्गीकरण, गुण के आधार पर क्या क्वालिटी है, क्वालिटी लोगों के लिंग क्या है ना, मेल है, फीमेल है, शिक्षा के कितने साक्षर है, मैट्रिक है, नॉन मैट्रिक है, या फिर ग्रेजुएट है, या फिर ऊपर निवास स्थान के आधार पे किस तरह की जगह पे, ग्रामीण है, शहरी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, या फिर स्मॉल टाउन में है, किस तरह का निवास स्थान है, क्या धर्म है, विभिन्न तरह के धर्म है। इस तरह के डाटा जो है क्वालिटी के आधार पे जो वर्गीकरण किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, गुणात्मक वर्गीकरण। ये दो प्रकार से कर सकते हैं। इसमें पहला है साधारण या द्विभाजित या डायटोमस डाटा बोलते हैं। इसमें सांख्यिकी गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे इसका हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, जैसे साक्षरता और निरक्षरता, दो गुण हो गए सांख्यिकी का, ये दो हम लोग सेगमेंट लिए। तो साक्षरता के लिए हम लोग ABC इस तरह से कैपिटल ABC लिखते हैं, और निरक्षरता के लिए हम लोग स्मॉल ABC लिखते हैं कि फलाना आदमी साक्षर है ए और ये निरक्षर है तो स्मॉल ए, तो इस तरह से वर्गीकृत करते हैं। उसके बाद गुणात्मक में दूसरा है बहुगुणी या मैनीफोल्ड, मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, दो वर्गों में बांट लेते हैं, फिर उसके उपवर्ग मतलब वर्ग के भी फिर विभिन्न भाग बनाते हैं। जैसे कि हम जनसंख्या का लिए, जनसंख्या को दो भागों में बांटे, ग्रामीण और शहरी भाग में। फिर ग्रामीण जनसंख्या को हम लिए कि इसमें कितने पुरुष है और महिला है, फिर पुरुष में कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, इस तरह से वर्ग और उपवर्ग बढ़ गया। उसी तरह शहरी जनसंख्या में कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, और उनका कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, तो इस तरह वर्ग का भी उपवर्ग बनाते हैं। तो ये बहुगुणी डाटा वर्गीकरण हो गया। उसके बाद संख्यात्मक वर्गीकरण, यानी कि क्वांटिटी के आधार पर, क्वांटिटेटिव, या जैसे मात्रा, भार हो गए, किसी के वजन के आधार पे, क्लास में किसी का वजन वाइज बच्चों को मान लीजिए बैठा रहे हैं, या फिर किसी पर्सन का इनकम के आधार पे हम लोग कर रहे हैं, या फिर प्राप्तांक, है ना, कितने मार्क्स आए क्लास में किसी बच्चे के, पूरे 100 स्टूडेंट है तो मार्क्स के आधार पे, जिसका 90 एबव आया अलग है, 80 एबव आया अलग है। तो इस तरह से ये संख्या के आधार पे इसका वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें दो तत्व भी इसमें भी प्रधान है, एक चर है या वेरिएबल, जैसे कि हम भार लेते हैं, बच्चा क्लास में विद्यार्थियों की संख्या एक टेबल में बनाए, एक टेबल में हम लोग बनाए कि इधर भार रख लिए और इधर क्या है विद्यार्थियों की संख्या। तो मान लीजिए 40 किलो के वजन के बराबर कौन से हैं, 40, यहाँ उसके मान लीजिए 20 बच्चे हैं, फिर 60 किलो के वजन के 30 बच्चे हैं। तो इस तरह भार के आधार पे, तो ये भार क्या हो, एक वेरिएबल हो गया, और इसमें क्या हो गया, जो फ्रीक्वेंसी हुई कितनी